आज हम बात करने वाले हैं कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें। और इसमें पहला मेरा सुझाव है कि याद करना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप किसी बात को, विचार को याद करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद भी भूल रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आपका ब्रेन उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, और वो एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उसको समझ नहीं पा रहा है। क्यों नहीं समझ पा रहा है, इसकी दो बातें हो सकती हैं मुख्य रूप से। उसमें एक ये कि शायद वो भाषा उस ब्रेन की समझ में नहीं आ रही है, या इसका दूसरा कारण ये हो सकता है कि भाषा जो पढ़ी जा रही है उसमें जो शब्द आ रहे हैं उन शब्दों के अर्थ ठीक से ब्रेन नहीं समझता है। जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं और यूपीएससी में जो विषय पढ़ते हैं तो मुख्य रूप से जो समस्या आती है वह दूसरी समस्या है कि हम जब वाक्य पढ़ते हैं तो वाक्य में आने वाले कई जो शब्द हैं उनके अर्थ ठीक से हमको पता नहीं होते हैं। और जब हमको उन शब्दों के अर्थ ठीक से पता नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि वो वाक्य पूरा पढ़ने के बाद भी उसका क्या अर्थ निकल रहा है उसकी एक समझ माइंड नहीं बना पाता है। तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली बात है, जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो यही है कि जब हम पढ़ रहे हों तो हर वाक्य में जो शब्द आ रहे हैं उनकी ठीक ठीक अर्थ हमको पता हो, और उन शब्दों के अर्थों को निकालते हुए हम अगर पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से वह बात याद रहती है। जैसे हम एक उदाहरण लें, अगर मैं कहूँ कि आम बहुत मीठा है, तो इसको ठीक से समझ पा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी शब्द आया हुआ है, इस वाक्य में जो भी शब्द आया हुआ है, आम है, बहुत है, मीठा है, तो इन शब्दों के अर्थ हम ठीक से समझते हैं, इसलिए हम उसका अर्थ निकाल पा रहे होते हैं, हम उसको ठीक से समझ रहे होते हैं। और ऐसे वाक्य फिर याद रखने में भी मुश्किल नहीं है, हम इसको बहुत आसानी से याद भी रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तत्व मीमांसा के प्रत्ययों का ज्ञान वैज्ञानिक विधि से संभव नहीं है, तो इस वाक्य में अगर हमको तत्व मीमांसा, प्रत्यय, वैज्ञानिक विधि, इनका सटीक रूप से ठीक ठीक अर्थ मालूम नहीं है, पता नहीं है, तो हम उसको ठीक से समझ नहीं पाएंगे। क्या अर्थ इस वाक्य का निकल रहा है वह समझने में सक्षम नहीं होंगे, और फिर ऐसे वाक्य को ब्रेन जो है वो एक्सेप्ट भी नहीं करेगा, और वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो वो उसको समझ नहीं पाएगा, ना उसको याद रख पाएगा। याद रखने से यहाँ पे अर्थ हमारा वो रटने से नहीं है कि लाइन टू लाइन हमको याद रहे। याद रखने से हमारा सिर्फ इतना अर्थ है कि वह एक समझ जो है वो हमारे साथ हमेशा फिर एक ज्ञान के हिस्से के रूप में हमारे ब्रेन में मौजूद रहे। और ऐसा तभी संभव है जब हम हर वाक्य के हर शब्द को ठीक से समझ के उसका अर्थ निकालते हैं, और फिर उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हम आगे बढ़ते जाते हैं। और इसीलिए शुरुआत में जो यूपीएससी की तैयारी बच्चे करते हैं, स्टूडेंट करते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स में जो भाषा है वो बच्चों को ध्यान में रखकर लिखी जाती है, बनाई जाती है, और उसमें बहुत संभावना रहती है कि हर शब्द का अर्थ जो है वो आप समझ सकते हैं। क्योंकि आप ग्रेजुएट हैं तो निश्चित रूप से जो 6th क्लास है, 7th क्लास है, 8th क्लास है, 10th क्लास की बुक्स हैं उनको ठीक से आप समझ पाएंगे, उनके अर्थ निकाल पाएंगे। उसके बाद जब आप एकेडमिक्स बुक्स पे आते हैं तो वहाँ जो शब्दावलियाँ फिर आपको मिलती हैं, वहाँ जिस स्तर की शब्दावलियाँ मिलती हैं उन शब्दावलियों के अर्थ भी आप ठीक से निकाल सकते हैं। तो पहले स्तर पर यही काम करना है कि जब हम पढ़ रहे हों तो वाक्यों को ठीक से पढ़ते चलें और उनके हर वाक्य के अर्थ को निकालते चलें। और दूसरा काम ये कर सकते हैं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें, जैसे हम अगर एक वाक्य 50 शब्द का पढ़ते हैं तो उस 10 शब्द में उसको माइंड मैप या ग्राफ या चार्ट में उसको निकाल लें। एक शॉर्ट नोट्स जो है वो भी माइंड मैप टाइप में अगर हम निकाल के उसको रखते हैं, क्योंकि जो भी बात हमने पढ़ी है, समझ भी ली है, वो याद भी हो गई है, या याद मतलब उसकी अंडरस्टैंडिंग भी आ गई है, उसके बावजूद भी ऐसी संभावना है कि आगे उसको आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान रखें कि जो हमने पढ़ा है उसका हम एक बहुत निचोड़ हम अपने पास रखें रिवीजन के लिए, और उसको 1 महीने 2 महीने बाद जब हम रिवाइज करेंगे तो वो सारा कॉन्सेप्ट एक बार फिर माइंड को रिकॉल हो जाता है, और फिर संभावना उसकी और मजबूत हो जाती है कि फिर आप उसको नहीं भूलेंगे। तो हम ये जो पूरी बात कर रहे हैं वो मुख्य रूप से हम यूपीएससी के एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बात कर रहे हैं। अगर हम कोई वनडे एग्ज़ाम की बात करते हैं जिसमें जीके टाइप के
क्वेश्चन आते हैं जहाँ सबसे लंबी नदी कौन सी है, सबसे बड़ा पर्वत कौन सा, इस तरीके के क्वेश्चन, तो वहाँ संभावना ऐसी रहती है कि आप चीज़ों को लाइन टू लाइन याद करें और वो आपको ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट निकाल के दे सकते हैं। लेकिन यूपीएससी एग्ज़ाम में जिस नॉलेज की आवश्यकता होती है वह अंडरस्टैंडिंग की होती है, ना कि फैक्चुअल आपको डेटा की ज़्यादा आवश्यकता होती है। फैक्चुअल डेटा भी एक लिमिट तक ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबी दूरी तक वो आपको यूपीएससी एग्ज़ाम में नहीं ले जा सकता है। हर सब्जेक्ट की, हर विषय की एक अंडरस्टैंडिंग, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी वो निश्चित रूप से ज़रूरी होती है। और वो क्लैरिटी जो है वो रटे हुए ज्ञान के रूप में नहीं होती, वो एक समझ के रूप में होती है। जब प्रश्न उठता है कि पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, तो दो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं। उसमें पहली है कि पढ़ाई कैसे करें और दूसरी है कि हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं। आखिर यूपीएससी ने जो सिलेबस बनाया है, जिसमें हिस्ट्री है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, साइंस है, इंटरनल सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट है, तो ये सारी बातें आखिर हमको क्यों जानना ज़रूरी है, उसकी समझ जो है वो एक होना हमारे लिए आवश्यक है। क्योंकि जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास सामान्यतः क्या है, कुछ घटनाओं का क्रम है और उन घटनाओं के साथ कुछ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन हो रहे हैं। तो क्या उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों का संबंध हमारे जीवन के साथ, जो हमारा वर्तमान जीवन है उसके साथ कोई है? निश्चित रूप से है, क्योंकि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं वो मानव का इतिहास है और मानव में इतिहास में कुछ घटनाएं घटित होती हैं, उसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर होता है, फिर कुछ घटनाएं होती हैं जिसका प्रभाव अगली पीढ़ी पर होता है। तो निश्चित रूप से हम उस कड़ी का एक हिस्सा हैं, एक पीढ़ी हैं। तो जो पुरानी पीढ़ियों ने जो कुछ निर्णय लिए हैं, उन निर्णयों का प्रभाव हमारे ऊपर भी आएगा। क्योंकि जैसे हम जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जी रहे हैं, जिस पूंजीवादी व्यवस्था में जी रहे हैं, तो वो हमारे पूर्वजों द्वारा स्थापित है, जिसको हम चला रहे हैं और आगे हमारी पीढ़ियां जो हम निर्णय लेंगे उसके आधार पर वो कार्य करेंगे। तो पुरानी पीढ़ियों का प्रभाव हमारे ऊपर है, हमारे कार्यों के प्रभाव नई पीढ़ियों पर आने वाला है। तो हमको यह जानना निश्चित रूप से ज़रूरी है कि हमारे पूर्वजों ने क्या क्या कार्य किए हैं, किस तरीके का जीवन जिया है। तो अगर इतिहास को हम मानव इतिहास की जगह पर हमारा इतिहास कहेंगे तो वह ज़्यादा जस्टिफाई होगा उस विषय के साथ, और हम ठीक से फिर अपने आप को उस विषय के साथ जोड़ पाएंगे, जोड़ सकते हैं। जैसे हम देखें भी कि एनसीईआरटी बुक्स हैं, तो एनसीईआरटी बुक्स में जो टाइटल होते हैं वे मानव इतिहास नहीं, हमारा इतिहास है, हमारा अतीत नाम से होते हैं। तो कारण यही है कि एक बच्चे को उन किताबों से जोड़ने के लिए उसको किसी थर्ड पर्सन की तरह अलग रख के नहीं समझाया जाएगा कि ये तुम अलग हो और ये दूसरे मानव हैं जिनका हम इतिहास पढ़ रहे हैं। उसको ये बताना ज़रूरी है कि जो इतिहास है ये तुम्हारा अपना इतिहास है, तुम्हारे अपने पूर्वजों का इतिहास है। इसी तरीके से जब हम ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी में भी वो जिज्ञासा हमारे अंदर ज़रूर होनी चाहिए कि इस ब्रह्मांड की रचना कैसे की, कैसे ये सौरमंडल बना है, कैसे हमारे ग्रह बने हैं, पृथ्वी बनी है, हमारे पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है, हमारे पृथ्वी का वहाँ वातावरण कैसा है, उसका वायुमंडल कैसा है, उसकी भू आकृतियाँ कैसी हैं, समुद्र के अंदर किस तरीके की आकृतियाँ हैं। तो इन सारी बातों को जानना एक तरीके से हम अपनी ज़मीन के विषय में, हम अपने घर के विषय में जान रहे हैं जहाँ पर हम रहते हैं। अगर पृथ्वी को हम अपना घर मानते हैं तो निश्चित रूप से हमें अपने घर के विषय में ठीक ठीक सारी जानकारी होना ज़रूरी है, तभी हम एक तरीके से उस ग्रह पर रहने वाले सही नागरिक कहलाएंगे या बन पाएंगे। तो भूगोल को हम उस तरीके से देखें, इसी तरीके से अर्थव्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था है वो हमसे सीधे सीधे जुड़ी हुई है, हमारे दिन प्रतिदिन के हमारे कामों को वो निर्धारित करती हैं, उनको प्रभावित करती हैं। तो ठीक से हमको उसको जानना और समझना भी ज़रूरी है। अगर हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान में हम देखेंगे कि जब बिग बैंग होता है, बिग बैंग के बाद जैसे ही पहला जो विस्फोट के बाद जो प्रकाश उत्पन्न होता है वहाँ से फिजिक्स की शुरुआत हो जाती है। जब पहली बार परमाणु अणु जो है परमाणु अणु में बनना शुरू होते हैं, परमाणुओं का निर्माण होता है, तो वहाँ से केमिस्ट्री की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ, ग्रहों पर जो पहली कोशिका बनी वहाँ से बायोलॉजी की शुरुआत हो जाती है। उस बायोलॉजी से जो है जीवों का निर्माण हुआ, उस जीव में एक हम मानव हैं।
और मानव का उदय, मानव का विकास, मानव के विकास में उन सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं का निर्माण, धर्म और संस्कृति का निर्माण, ये सभी तो हम इतिहास, राजनीति और समाजशास्त्र में पढ़ रहे होते हैं। तो कुछ भी हम कर रहे हैं वह एक तरीके से उन विषयों से प्रभावित है और हम उस विषयों को प्रभावित कर रहे हैं। हमारा चलना फिजिक्स है, हमारा शरीर बायोलॉजी है, हमारे अंदर की जो पाचन तंत्र काम कर रहा है वह केमिस्ट्री है, हम जो व्यवहार कर रहे हैं समाज के साथ वो समाजशास्त्र है, हम जिस राजनीतिक व्यवस्था में जी रहे हैं वह राजनीतिक सिद्धांतों के आधार पर है, संविधान के आधार पर है, कानूनों के आधार पर है, हम जो लेन देन कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं वो अर्थव्यवस्था के नियमों से चल रहा है। तो इन सारे नियमों को हम जब अपने साथ जोड़ते हैं, अपने अस्तित्व के साथ जोड़ते हैं और फिर हम उसको जानने की एक जिज्ञासा के साथ पढ़ाई करते हैं, तो निश्चित रूप से फिर वह जानकारी हमारे लिए सिर्फ एक सूचना नहीं होती जो किसी एग्ज़ाम में हमारे काम आ रही है, वह एक हमारे अपने खुद के जानने के लिए, हमारे अपने अस्तित्व को जानने के लिए और अस्तित्व को डिफाइन करने के लिए वह सूचना हमारे तक पहुंच रही है। और इस मनोदशा के साथ, इस दृष्टिकोण के साथ जब हम पढ़ाई करते हैं तो निश्चित रूप से फिर वह ज़्यादा अच्छे से हमको याद रहेगा। जब हम उसको एक एक अर्थ को समझते हुए चलते हैं और वो अर्थ हमारे जीवन के लिए, हमारे अस्तित्व के लिए हमको महत्वपूर्ण लगता है, तो फिर किसी तरीके से कोई लाइन रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। और यूपीएससी जो एग्ज़ाम है ओवरऑल वो यही सब जानना चाहता है, यही सब चाहता है आपसे। अगर वो मेंस देखें, इंटरव्यू देखें, इवन हम प्रीलिम्स के प्रश्न भी देखें तो वहाँ कोई डेटा नहीं पूछा जा रहा है आपसे, वहाँ कुछ कॉन्सेप्ट जाने जा रहे हैं कि आप अर्थशास्त्र को कितने ठीक तरीके से आपने जिया है, भूगोल को कितने तरीके से समझा है, उसको जिया है, जाना है। तो जब तक उस सब्जेक्ट के साथ आप एक संबंध नहीं बनाते हैं जो कि आपके अपने विषय में है, तब तक वह जानकारी आप रटने के रूप में उसकी कोशिश करेंगे और बार बार असफल रहेंगे और यूपीएससी में किसी तरीके से काम नहीं आने वाली है। तो इस बात को जानना, जितना जल्दी हम जान लें कि जो स्कूल में हमको कि याद कैसे रखें और याद करने की जो तरीके सिखाए गए हैं, जिस तरीके से हमारे ब्रेन को ट्रेंड किया गया है रटने के रूप में, वह जानकारियाँ आपको यूपीएससी में काम नहीं आने वाली हैं। आप जो है ज्ञान वैसा आपको काम आएगा जो कंसेप्चुअली आपने ठीक से समझा है, हर शब्द के अर्थ को जाना है, उसको एक कायदे से अपने तरीके से उनको नोट्स में, शॉर्ट नोट्स में परिवर्तित किया है और उसको रिवाइज किया है और हर ज्ञान को फिर जोड़ा है आपने आपके आसपास के वातावरण के साथ, अपने समाज के साथ, अपने जलवायु के साथ, अपने पर्यावरण के साथ। तो उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ आई होंगी और ये सारी जानकारियाँ जो हैं कुछ हेल्प करेंगी आपको अपनी तैयारी में। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।